हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जी के जीएस। मैं चंदन कुमार आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जी के जीएस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बायोलॉजी के एमसीक्यू की शुरुआत की थी, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की शुरुआत की थी जो एसएससी सीएचएसएल 2020 को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाया जा रहा है आपके लिए। और ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों का पूरा कलेक्शन है जो टॉप 10 एमसीक्यू करके हम आपके लिए ला रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन, जिसमें पूरी डिटेल नियर अबाउट सारे क्वेश्चनों का हम आपके लिए करके देते हैं। तो चलिए, आज इस कड़ी की तीसरी वीडियो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आई होप आप बहुत सारे नए प्रश्नों को और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को आप देखेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन में जो साइंस से संबंधित हो, जिसमें साइंस की क्वेश्चन पूछी जा रही हो, चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो एसएससी का हो, हर एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जी के जीएस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, पत्तियों का लाल, नारंगी या पीला रंग जो होता है ये किसके कारण होता है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है ये कि पत्तियों के रंगों का कारण क्यों होता है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, जो पत्तियों का रंग हरा जो होता है ये होता है आपके क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है लाल और पीला और नारंगी की बात की जाए तो इसका आंसर होता है कैरोटीनाइट के कारण, ठीक है। ये याद रखना है आपको। क्या याद रखना है आपको? कैरोटीनाइट। ये कई बार एग्जामिनेशन में आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस कारण पत्तियों का रंग लाल, पीला और नारंगी कलर का होता है, ठीक है। अब चलिए, इससे जुड़ा हुआ जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वहाँ से अगर देखें तो जो कैरोटीनाइड्स होते हैं ये पौधों और शैवालों तथा कुछ बैक्टीरिया हैं या कुछ कवक हैं, ऐसे अन्य जीवों के क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ होते हैं ये तो याद रखना है आपको। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये दो वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं, जो कि पत्तियों के लाल, नारंगी और पीले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इससे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक तो ये क्वेश्चन याद ही हो जाना चाहिए, प्लस 2 पॉइंट क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये दो वर्ड भी आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो की दूसरी क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में देखने को मिला भी है कि ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन नहीं है। और ऐसे प्रश्नों में अक्सर हम गलती कर बैठते हैं हाइड्रोजन को देख करके, कार्बन डाइऑक्साइड को देख करके। तो ये सारी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना। अक्सर एग्जामिनेशन में जो नहीं होता है वो हमें नहीं दिखता है, लेकिन आपको देख के चलना है। तो इसमें देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये तीनों दोस्त हैं जो ये तीनों के तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए आपका सही जवाब जो होगा वो होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन याद कर लेना है कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में आपको दिख जाएगा। तो हाइड्रोजन ही अक्सर नॉर्मली रहता है। अब चलिए, ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, इसे अगर हम देखें तो याद रखना कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैस उस उपग्रह या ग्रह के वातावरण के जो तापमान होते हैं उसको अपेक्षाकृत क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अपेक्षाकृत क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है, बढ़ाते हैं। जब तापमान बढ़ जाता है तो ऐसे ही गैसों को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक है। जिसमें प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो कई सारे एग्जाम्पल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 आप कहते हो, ठीक है। क्या कहते हो, CO2 कहते हो। इसके बाद जलवाष्प, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया है। तो जलवाष्प भी आपके ग्रीन हाउस गैस में गिने जाता है, जलवाष्प हो गया।
इसके बाद मीथेन का नाम आप ले सकते हो, मीथेन भी आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है। नाइट्रिक ऑक्साइड है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इत्यादि ये सारी चीज़ें ग्रीन हाउस गैस में काउंट की जाती है। नहीं वाले में कौन हो गया आपका हाइड्रोजन, जो आपको याद करना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो तीसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी आहार का मतलब होता है दोस्त जिसमें नाइट्रोजन मिला हुआ होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसका सही जवाब होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन एक नाइट्रोजनी आहार का उदाहरण होता है। देखो, अगर हम इसको समझें तो कह सकते हो कि प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त आहार होता है। अच्छा, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इनका नाम याद रखना, जे बर्जीलियस नाम है इनका, ठीक है, बर्जेलियस। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन शब्द को सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था, तो बर्जीलियस याद रखना है, ठीक है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक, जिसको आप कंपाउंड भी बोलते हो ना, कंपाउंड कार्बनिक यौगिक होता है, ये याद रखना है आपको। और एक चीज़ और याद रखना कि जो प्रोटीन होता है ये 20 कितने दोस्तों 20 एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड से मिल करके बना होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रोटीन का यूनिट पार्ट क्या होता है, तो उसका आंसर होता है एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड जो होता है प्रोटीन की इकाई होती है, ठीक है। और मानव शरीर का जो हिस्सा होता है, मानव शरीर का जो होता है, आप कह सकते हो कि मानव शरीर का लगभग 15% जो भाग होता है ये प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। कितना प्रतिशत हिस्सा? 15% हिस्सा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि मनुष्य के शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार की प्रोटीन, जिसमें से 10 हम भोजन से प्राप्त करते हैं। जिसमें से 10 कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम भोजन से प्राप्त करते हैं। और जो 10 है ये हमारा शरीर खुद बनाता है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें याद रखना कि प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग बर्जीलियस ने किया था वर्ड का। 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है मानव शरीर को। 15% हिस्सा शरीर का प्रोटीन से बना होता है, जिसमें से 20 में से 10 हम भोजन से प्राप्त करते हैं और 10 हमारा शरीर खुद बनाता है, ठीक है। और प्रोटीन एक नाइट्रोजनी आहार है। चलिए अगला चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कहता है कि वृक्ष के आयु की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। तो इसका अगर ऑप्शन देखें तो आंसर ऑप्शन है शाखाओं के द्वारा, ऊंचाई के द्वारा, तने को गिरे हुए तने से, या तने को गिन करके भी कह सकते हो। इसका जो सही जवाब है वो है वलयाकार छल्लों को संख्या को देके ना। जो वलयाकार छल्ले होते हैं, जैसे अगर मान लो कि ये पेड़ है तो इसमें इस तरह का कुछ वलयाकार छल्ला बना होता है। तो इसी छल्ले को गिन करके हम क्या करते हैं कि पेड़ की आयु का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए आपको कि पेड़ की आयु की जो गणना है वो हम कैसे करते हैं, तो वलयाकार को गिन करके जो होता है उसकी गणना की जाती है। आगे अगर हम देखें तो इससे जुड़े फैक्ट को तो याद रखना है कि किसी भी वृक्ष की जो आयु की गणना होती है वलयाकार छल्लों को होती है। अच्छा, जिस वृक्ष के वलयाकार छल्लों की संख्या अधिक होती है उसकी आयु अधिक होगी, और जिसकी वलयाकार छल्लों की संख्या कम होती है उसकी आयु कम। यानी जो वलयाकार छल्ला जो यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, अगर इसकी संख्या कम है तो आयु कम है, ठीक है। और अगर इसकी संख्या अधिक है तो आयु अधिक हो जाएगी, ठीक है। यानी ये याद रखना, अगर वलयाकार छल्लों की संख्या अधिक तो आयु अधिक, और आयु अगर ये छल्ला की संख्या कम तो आयु कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो 5वां प्रश्न है वो कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्त, इसको VVA बना लीजिए, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है वायुमंडल, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके कारण जो तापमान में वृद्धि होता है इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, या ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी आप इसे कहते हो, ठीक है।
अगर हम देखें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो याद रखना कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में जो मौजूद गैस होते हैं उसके द्वारा क्या होता है कि वातावरण का जो ताप होता है वो अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है या उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे ही गैसों को के प्रभाव को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ही था कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होते हैं, तो आपको याद हो गया होगा। चलिए, याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड के तापमान में वृद्धि। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये आंसर दिया जा रहा है, तो ये ऑप्शन आप ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि किस प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस। यह क्वेश्चन अभी एमटीएस में भी पूछा था, एसएससी सीएचएसएल में भी एक दो बार रिपीट हो चुका है। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रकाश संश्लेषण जो है ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो याद रखना है आपको कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होता है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य की ऊर्जा की जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो मिट्टी से जो वो जल अवशोषित करती है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। ठीक है, और तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। ठीक है, बाहर निकालती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया है, तो याद रखना यह एक रासायनिक क्रिया होता है। कैसा क्रिया होता है, एक रासायनिक क्रिया होता है। ठीक है, अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखना कौन कौन सी चीज़ें आवश्यकता पड़ती हैं, तो सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पौधे के हरे भाग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में। अगर इसकी एक छोटा सा फार्मूला देखें अगर हम, तो C6CO2 ठीक है प्लस 12H2O याद रखना है आपको, गिव्स यहाँ पर सनलाइट हो जाएगा। ठीक है, सनलाइट है, इसका क्या बनाता है ये C6H12O6 C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 क्या बनाता है 6O2। इस फॉर्मूले को याद रखना, 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स, ये Sl जो है ये सनलाइट आपको दिखाएगा, सनलाइट। ठीक है, गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये होता है प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और मेरे ख्याल से इससे बाहर अब आपके प्रकाश संश्लेषण संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका है 7वां प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होता है वॉल्फिया। वॉल्फिया जो है ये सबसे छोटा फूल वाला पौधा होता है, याद रखना है सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन होता है, वॉल्फिया। ऐसे तो आप बहुत सारे पौधों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, तो ये सबसे पृथ्वी पर सबसे छोटा होता है। चलिए याद रखना है कि वॉल्फिया पृथ्वी पर सबसे छोटा फूल होता है। जो अच्छा वॉल्फिया की प्रजाति देखें हम तो 9 से लेकर के 11 प्रजातियों की जो वॉल्फिया जो है ये मौजूद है हमारी पृथ्वी पर। और नॉर्मली जो है वॉल्फिया को हम लोग वाटर मील क्या कहते हैं, इसको आमतौर पर कहा जाता है वाटर मील कहते हैं हम इसको। ठीक है, या इसे आप एक और नाम लिख सकते हो आप इसके लिए, डकवीड। डकवीड भी इसे कहा जाता है, या तो वाटर मिल कह लीजिए या डकवीड कह लीजिए। किसको कहते हैं हम लोग, वॉल्फिया को कहते हैं। और यह जो है जलीय पौधों पर उगते हैं। कहाँ उगते हैं ये, तो याद रखना है जलीय पौधों पर। जलीय पौधों पर वॉल्फिया जो फूल होते हैं कहाँ उगते हैं, जलीय पौधों पर उगता है, इसलिए इसे वाटर मिल या डकवीड के नाम से भी
जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक मान्य कारण कौन सा है। ऐसे तो जितना ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सब वायु प्रदूषण के लिए मान्य कारक है एक तरह से मानो, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो सबसे मान्य कारक जो है इसका आंसर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद क्या रखना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे सर्वाधिक मान्य कारण है। ऐसे इन सब से वायु प्रदूषण होता है, लेकिन ये याद रखेंगे आप। चलिए वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक मान्य कारण है। इसके अलावा आपके पास देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इससे भी आपका होता है। मीथेन से भी होता है। ठीक है, मीथेन से भी होता है, धुआं से भी होता है, अमोनिया से होता है, नाभिकीय विकिरण से भी होता है। तो इस तरह के कई सारी चीज़ हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है, लेकिन एग्जैक्टली आंसर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न है कूनेन निम्न में से किससे निकाली जाती है। कूनेन निम्न में से किससे निकाली जाती है, तो इसका सही जवाब होता है सिनकोना से। किससे निकाली जाती है ये, तो सिनकोना आपको याद रखना है, सिनकोना से कुनेन निकाली जाती है। तो कुनेन जो है दोस्त ये मलेरिया के उपचार के लिए होता है। किसके उपचार के लिए, मलेरिया। याद रखना है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। कुनेन जो है ये मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि होता है, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत बीजी, याद रखना है सिनकोना क्या है, आवृत बीजी। ठीक है, आवृत बीजी पादप होता है। कुनेन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एकोलाइड होता है जिसका स्वाद तीखा होता है। अच्छा, कुनेन का स्वाद कैसा होता है ये भी याद रखना है आपको। कुनेन का स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द और अन्य रोगों के उपचार के लिए भी किया जाता है। खासकर ये मलेरिया के उपचार के लिए कुनेन जो है एक दवा का काम करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलें तो लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का, ये है समुद्री कछुआ अपना अंडा कहाँ देती है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है CPO 11 में पूछा गया था, इसके बाद CGL में रिपीट कर दिया गया है। अक्सर है इस क्वेश्चन में धोखा में ये हो जाता है कि भाई ये समुद्री कछुआ है तो अंडा भी समुद्र में ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अंडा कहाँ देता है, तो भूमि पर। जब इसे अंडा देना होता है तो ये भूमि पर चला आता है। तो ये चीज़ याद रखना है, इसमें आपके कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। समुद्री कछुआ जो है ये आर्कटिक को छोड़कर, कहाँ याद रखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे, आर्कटिक को छोड़कर विश्व के प्रत्येक महासागर में पाए जाते हैं। इसको छोड़ देना है ना, आर्कटिक महासागर में ये नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा विश्व में जितने भी महासागर है सब में पाए जाते हैं, और यह अपना अंडा देने के लिए कहाँ जाता है, भूमि पर आ जाता है। ठीक है, एक तरह से कह दें कि जो समुद्री कछुए हैं अधिकांशतः जो उनकी प्रजातियां हैं ये लगभग खतरे में हैं और लुप्त होने के कगार पर भी माने जाते हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में टोटल पूरे 10 क्वेश्चन को देख लिया जो आपके MCQ के तौर पे हमने आपको दिया, और ये आपके हर एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में बैठे हों तो इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर हाँ दिख जाते हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है। इसी तरीके से हम आपके पास लगभग हर सब्जेक्ट के MCQ की सीरीज़ आप तक पहुंचाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। नोटिफिकेशन को लेने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाएँ, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट करें। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहें, सेफ रहें, और अभी जो कोरोना का हल्ला है इससे थोड़ा सा बच के रहना है ताकि आप सेफ रह चलें। थैंक यू।